हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास ओझा, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज हम करेंगे एमसीक्यू सॉल्व नर्सिंग एप्टीट्यूड्स के, जो इम्पॉर्टेंट हैं और कई सारे तो प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जैसे नर्सिंग के रूल्स के बारे में पूछा जाता है, कैसे कौन सी जगह पे क्या काम करना पड़ता है नर्सेस को। तो इन सब एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे एज इट इज़, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल स्टेबलाइज्ड इन इंडिया? नर्सिंग का पहला स्कूल कब बना था? फर्स्ट ऑप्शन 1857, सेकंड 1947, थर्ड ऑप्शन 1965 और लास्ट ऑप्शन 1985। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट 1857। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया? रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए इंडिया में मिनिमम एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सेकंड डिप्लोमा इन नर्सिंग, थर्ड मास्टर्स डिग्री और फोर्थ ऑप्शन सर्टिफिकेट इन नर्सिंग। तो इसका सही आंसर होगा बी, डिप्लोमा इन नर्सिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्स इन इंडिया? नर्सेस का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में? फर्स्ट ऑप्शन इंडियन नेशनल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, सेकंड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, फोर्थ ऑप्शन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ बैचलर ऑफ नर्सिंग यानी बीएससी नर्सिंग कोर्स इन इंडिया के लिए कितना साल लगता है? तो फर्स्ट ऑप्शन 1 साल, सेकंड ऑप्शन 2 साल, थर्ड ऑप्शन 3 साल, फोर्थ ऑप्शन 4 साल। तो इसका सही आंसर है 4 साल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया? नर्सिंग एजुकेशन का हाईएस्ट लेवल इंडिया में क्या है? बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड एमएससी नर्सिंग, थर्ड ऑप्शन डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस यानी डीएनपी, फोर्थ ऑप्शन पीएचडी। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ, पीएचडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सेस इन कम्युनिटी हेल्थ? कम्युनिटी हेल्थ में नर्सेस का क्या रोल होता है? फर्स्ट ऑप्शन टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, सेकंड टू कंडक्ट रिसर्च स्टडीज़, थर्ड ऑप्शन टू डेवलप हेल्थ केयर पॉलिसीज़, फोर्थ टू मैनेज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट टू प्रोवाइड प्राइमरी केयर टू हेल्थ केयर सर्विसेज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ नर्सेस इन इंडिया? नर्सेस का प्राइमरी रोल इंडिया में क्या होता है? फर्स्ट टू डायग्नोज डिसीज़ का पता लगाना, सेकंड टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन देना या लिखना, टू प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट टू पेशेंट, और फोर्थ ऑप्शन टू परफॉर्म सर्जरी। तो इसका सही आंसर थर्ड होगा, प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट टू द पेशेंट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच टाइप ऑफ नर्सिंग स्पेशलाइजेशन डील्स विद द केयर ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट? क्रिटिकली इल पेशेंट से कौन सा नर्सिंग स्पेशलाइजेशन डील करता है? पीडियाट्रिक नर्सिंग, सेकंड जीरियाट्रिक नर्सिंग, थर्ड इंटेंसिव केयर नर्सिंग, फोर्थ ऑप्शन साइकेट्रिक नर्सिंग। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, इंटेंसिव केयर नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सेस इन हॉस्पिटल सेटिंग? नर्सेस का रोल क्या होता है हॉस्पिटल सेटिंग में? फर्स्ट टू मैनेज हॉस्पिटल फिनांस, सेकंड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, थर्ड टू प्रोवाइड पेशेंट केयर, फोर्थ ऑप्शन टू डेवलप हेल्थ केयर पॉलिसीज। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रोवाइड पेशेंट केयर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्ड नर्स एंड लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स? तो इसका सही आंसर फर्स्ट होगा, आरएन हैव हायर लेवल ऑफ एजुकेशन देन एलपीएन। एलपीएन और आरएन में डिफरेंस पूछा गया, तो इसका सही आंसर फर्स्ट होगा, आरएन के पास ज़्यादा हायर लेवल ऑफ एजुकेशन होता है देन एलपीएन। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया? नर्सिंग एजुकेशन का इंडिया में प्राइमरी गोल क्या है? टू प्रोवाइड थ्योरेटिकल नॉलेज, सेकंड टू डेवलप क्लिनिकल स्किल ओनली, थर्ड टू प्रिपेयर नर्सेस फॉर लीडरशिप रोल, फोर्थ ऑप्शन टू प्रिपेयर नर्सेस फॉर बोथ थ्योरेटिकल एंड क्लिनिकल रोल्स। तो इसका सही आंसर होगा लास्ट ऑप्शन। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नर्सिंग कॉलेज? नर्सिंग कॉलेज इंडिया में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में? फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड कर्नाटका, थर्ड ऑप्शन तमिलनाडु,
फोर्थ केरला, तो इसका सही आंसर केरला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसीज ऑफ 2017 इन इंडिया रिगार्डिंग नर्सिंग। 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी नर्सिंग के लिए क्या आई थी? फर्स्ट ऑप्शन, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ नर्सेस इन हेल्थ केयर वर्क फोर्स। सेकेंड, टू इंक्रीज सैलरी ऑफ नर्सेस। थर्ड, टू प्रोवाइड एडवांस नर्सिंग एजुकेशन टू ऑल नर्सेस। लास्ट ऑप्शन, टू प्रमोट इंटरनेशनल नर्सिंग कोलोबोरेशन। तो इसका सही आंसर होगा टू इंक्रीज द नंबर ऑफ नर्सेस इन हेल्थ केयर वर्क फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian organization provide financial assistance to nursing student for economically weaker section? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कौन असिस्टेंस प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल? फर्स्ट INC, सेकेंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, थर्ड ऑप्शन नेशनल हेल्थ मिशन, फोर्थ ऑप्शन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस इन इंडिया? नर्सेस, फर्स्ट ऑप्शन नाइटिंगेल प्लेस, सेकंड हिप्पोक्रेटिक ओथ, थर्ड ऑप्शन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ओथ, फोर्थ ऑप्शन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस कोड ऑफ एथिक्स। तो इसका सही आंसर होगा डी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस कोड ऑफ एथिक्स। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum percentage required to qualify for admission to a nursing college in India? नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंडिया में मिनिमम कितना परसेंट नंबर होना चाहिए? 40%, 50% या 55% या 60%? फोर्थ ऑप्शन इसका जैसा था, तो इसका सही आंसर होगा 50%, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सेस इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इन इंडिया? मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर में नर्सेस का क्या रोल होता है? फर्स्ट, टू प्रोवाइड प्रीनेटल टू प्रेग्नेंट वुमेन, टू प्रोवाइड पोस्ट नेटल केयर टू न्यू मदर्स, टू प्रोवाइड पीडियाट्रिक केयर टू न्यू बॉर्न एंड चिल्ड्रन, लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हम बच्चे की मम्मी की, चिल्ड्रन की और न्यू बॉर्न की, सबकी केयर करते हैं मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर में। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया? रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए इंडिया में मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन 18 ईयर, सेकेंड 21 ईयर, थर्ड ऑप्शन 25 ईयर्स, डी यानी फोर्थ ऑप्शन 30 ईयर्स। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल लैम्प इन नर्सिंग? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लैम्प का नर्सिंग में क्या सिग्निफिकेंस है? फर्स्ट, इट रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर लाइटिंग इन हेल्थ केयर सेटिंग, प्रॉपर लाइटिंग को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड ऑप्शन, इट इज़ द सिंबल ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉन्ट्रीब्यूशन टू नर्सिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के कॉन्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। थर्ड ऑप्शन, इट रिप्रेजेंट द यूज ऑफ कैंडल फॉर लाइटिंग इन पास्ट, कि बताता है कि कैंडल का यूज किया गया था लाइटिंग के लिए पास्ट में। लास्ट ऑप्शन, इट इज़ अ रिमाइंडर टू नर्सेस टू ऑलवेज कैरी अ लैम्प व्हील ऑन ड्यूटी। ये दर्शाता है कि नर्सेस को लैम्प ले जाना चाहिए अपनी ड्यूटी के टाइम पे। तो इसका सही आंसर होगा बी, इट इज़ अ सिंबल ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल कंट्रीब्यूशन टू नर्सिंग। हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सेस इन डिजास्टर मैनेजमेंट? डिजास्टर मैनेजमेंट में नर्सेस का क्या रोल होता है? फर्स्ट ऑप्शन, टू प्रोवाइड इमीडिएट एंड मेडिकल केयर टू विक्टिम, इमीडिएट मेडिकल केयर प्रोवाइड करना। सेकेंड ऑप्शन, टू कंडक्ट रिसर्च ऑन इफेक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन हेल्थ, डिजास्टर का क्या प्रभाव पड़ा हमारी हेल्थ पे, ये पता लगाना। थर्ड ऑप्शन, टू डेवलप डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बनाना। फोर्थ ऑप्शन, टू मैनेजमेंट डिजास्टर रिलीफ फंड्स बनाना। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल केयर टू द विक्टिम। क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है इससे 3 क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकते हैं। इसको इसीलिए इसमें डाला गया है कि तुमको एक सेटअप में रोल सारे नर्सिंग के क्या क्या होते हैं वो पता चल जाए, और ऐसे जब दूसरे क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया होगा तो आप वहाँ चूज कर सकते हो वो वाला ऑप्शन। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं। व्हिच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एक्रीडिएशन टू नर्सिंग कॉलेज? नर्सिंग एक्रीडिएशन का मतलब होता है अप्रूव करना।
तो जैसे इसका पहला ऑप्शन है INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल, सेकंड NAC, थर्ड ऑप्शन है NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन और चौथा ऑप्शन है MCI। तो इसका सही आंसर है B नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC। NAC जो है नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन मेंटल हेल्थ केयर इन इंडिया। जैसे मेंटल हेल्थ केयर में नर्सेस का क्या रोल है। तो इसका पहला ऑप्शन है टू राइट काउंसलिंग सर्विस टू पेशेंट, पेशेंट को काउंसिल करना। सेकंड, टू एडमिनिस्ट्रेट साइकेट्रिक मेडिकेशन देना। टू कंडक्ट साइकोथेरेपी सेशन देना। तो इसमें आपको तीनों ऑप्शन ये सही लग रहे होंगे, तो इसका इसलिए सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो हम इस ऐसे ही MCQs की बात कर रहे थे, जैसे इसमें मेंटल हेल्थ केयर में नर्सेस क्या क्या कर सकती हैं। पहला ऑप्शन काउंसिल कर सकती हैं, दवाई दे सकती हैं, साइकेट्रिक मेडिकेशन जो होती हैं, और साइकोथेरेपी दे सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको मेंटल हेल्थ केयर से सारे चीज़ें पता चल गई, तो ऐसे हम इसको 3 MCQs में भी अलग अलग अगर आएगा तब भी हम कर लेंगे, अगर इसके हम कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ नर्सिंग रिसर्च इन इंडिया। नर्सिंग रिसर्च जो है इंडिया में, उसका मेन फोकस क्या होता है। पहला, टू डेवलप न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट, नया मेडिकल ट्रीटमेंट डेवलप करना। टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम को इम्प्रूव करना। टू रिड्यूस हेल्थ केयर के कॉस्ट को कम करना। टू इंक्रीज नर्सिंग सैलरी, नर्सेस की सैलरी बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है टू इम्प्रूव पेशेंट के आउटकम को इंक्रीज करना। व्हाट इज क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ नर्स इन इंडिया। नर्स बनने के लिए इंडिया में क्वालिफिकेशन होना चाहिए MBBS फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड BSc नर्सिंग, थर्ड MSc नर्सिंग, चौथा ऑप्शन PhD इन नर्सिंग। तो इसका सही आंसर है BSc नर्सिंग। अगर इसमें GNM दिया गया होता तो हम GNM को इंक्लूड कर लेते, मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर पूछा गया होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सेस इन पैलिएटिव केयर इन इंडिया। पैलिएटिव का मीनिंग कि हम पेशेंट को कैसे उसकी लाइफ स्टाइल सही कर सकते हैं, मतलब पेशेंट जिस कंडीशन में है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, टू मैनेज पेन एंड अदर सिम्टम्स इन पेशेंट विद सीरियस इलनेस। पहला ऑप्शन है पेशेंट के पेन को मैनेज करना या और सिम्टम्स जो है उसको मैनेज करना। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट एंड देयर फैमिलीज़, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट और उसके फैमिली को देना। टू इंश्योर पेशेंट्स रिसीव अप्रोप्रिएट एंड ऑफ लाइफ केयर, पेशेंट अपने एंड पे अप्रोप्रिएट लाइफ केयर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें होती हैं अगर हम मतलब पैलिएटिव केयर सही से करना चाह रहे हैं तो। छठवां क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। इसमें से स्पेशलाइज्ड एरिया नर्सिंग की कौन सी है इंडिया में। ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, सेकंड कार्डियक नर्सिंग, थर्ड जेरियाट्रिक नर्सिंग, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सारी जो है स्पेशलाइज्ड एरिया ही दिए हैं, तो इसका आंसर होगा D ऑल ऑफ द अबव। अगर हम इसमें एक ही ऑप्शन सही दिए होते, 3 गलत दिए होते, तो आपको एक ही चीज़ के बारे में पता चलता है। इसलिए हमने इसमें 3 ऑप्शन डाल रखे हैं कि चौथा मतलब आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सेस इन पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। पब्लिक हेल्थ में नर्सेस का क्या रोल है। टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ देना। टू डेवलप हेल्थ केयर पॉलिसीज़ बनाना। टू कंडक्ट रिसर्च इन स्टडीज़। तो जो पब्लिक हेल्थ होती है इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर, क्योंकि जो नर्सेस होती हैं वो सारे काम करती हैं पब्लिक हेल्थ के लिए। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ हेल्थ एसोसिएटेड इन्फेक्शन। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन बनाती है। पहला INC, सेकंड NABH, थर्ड ऑप्शन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन CDC सेंटर फॉर ड्रग कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो इसका सही ऑप्शन है B NABH। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन रूरल हेल्थ केयर इन इंडिया। रूरल एरिया में
नर्सेस का क्या रोल है? पहला, टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर। सेकंड ऑप्शन, टू स्टेबलाइज मैनेज रूरल हेल्थ क्लिनिक CSC PSC जो होती है उसको मैनेज करना। टू एजुकेट रूरल कम्युनिटी अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन क्रिटिकल केयर इन इंडिया? क्रिटिकल केयर में नर्सेस का क्या रोल है? फर्स्ट, टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड केयर टू क्रिटिकली इल पेशेंट को स्पेशलाइज्ड केयर देना। टू मॉनिटर एंड मैनेज लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो सारी चीज़ें लगी होती हैं डिवाइसेस उसको मैनेज करना और मॉनिटर करना। थर्ड, टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन एंड अदर ट्रीटमेंट्स, मेडिकेशन देना और अदर ट्रीटमेंट करना। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सारी चीज़ें करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन रिहैबिलिटेशन इन इंडिया? रिहैबिलिटेशन में नर्सेस का क्या रोल है इंडिया में? प्रोवाइड फिजिकल थेरेपी देना। प्रोवाइड ऑक्यूपेशनल थेरेपी देना। प्रोवाइड स्पीच थेरेपी यानी बोल के कुछ बताना। तो इसमें सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, लास्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन स्कूल हेल्थ केयर इन इंडिया? स्कूल में नर्सेस का क्या रोल है? अगर जैसे जो CHO होते हैं BSc नर्सिंग के बाद बनते हैं, वो उनका काम ही होता है कम्युनिटी में जाके, स्कूल में और कहीं भी जाके लोगों को जागरूक करना। तो स्कूल में वही नर्सेज जाती हैं जो कम्युनिटी CHO बनते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। तो जाके स्कूल्स में क्या क्या करते हैं? फर्स्ट, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं। टू डेवलप इम्प्लीमेंट स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल पे हेल्थ प्रोग्राम डेवलप करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। थर्ड, टू एजुकेट स्टूडेंट एंड स्टाफ अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस, एजुकेट करते हैं स्टूडेंट और स्टाफ को हेल्थ एंड वेलनेस में। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। व्हिच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर नर्सिंग एजुकेशन? नर्सिंग एजुकेशन का स्टैंडर्ड करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है INC, पहला वाला आंसर ही इसका सही है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सेस इन एमरजेंसी हेल्थ केयर इन इंडिया? एमरजेंसी हेल्थ केयर में नर्सेस का क्या रोल है? प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल केयर टू द पेशेंट इन एमरजेंसी सिचुएशन। टू कोऑर्डिनेट एमरजेंसी मेडिकल कंडीशन जो है उसमें कोऑर्डिनेट करना। टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड देयर फैमिलीज, कोई भी इमरजेंसी हो तो उसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट और फैमिली को देना। तो इसमें सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सेस इन होम हेल्थ केयर इन इंडिया? अगर किसी घर में नर्सेस हैं तो उनका क्या रोल हो सकता है? फर्स्ट, टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द पेशेंट इन देयर होम, पेशेंट को मेडिकल केयर प्रोवाइड करना है घर के अंदर। टू प्रोवाइड असिस्टेंट एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में मदद करना। टू एजुकेट पेशेंट एंड देयर फैमिलीज अबाउट सेल्फ केयर, अपने सेल्फ केयर को जब बताना कि कैसे उसके बारे में एजुकेट करना। तो इसका सही आंसर होगा लास्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सेस इन कम्युनिटी हेल्थ केयर इन इंडिया? किसी भी कम्युनिटी में जाके नर्सेस का क्या रोल होता है? पहला, टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द इंडिविजुअल एंड फैमिलीज इन द कम्युनिटीज़ में फैमिलीज और इंडिविजुअल को मेडिकल केयर देना। टू असेस द हेल्थ नीड ऑफ द कम्युनिटी टू डेवलप हेल्थ प्रोग्राम्स, कम्युनिटी की कंडीशन को एसेस करना कि कैसे प्रोग्राम बनाए जाएं कम्युनिटी को हेल्थ सही से प्रोवाइड करने के लिए। थर्ड ऑप्शन, टू एजुकेट इंडिविजुअल एंड फैमिलीज अबाउट हेल्थ एंड डिसीज़ प्रिवेंशन, इंडिविजुअल और फैमिलीज को एजुकेट किया जाए कैसे डिसीज़ को और हेल्थ को सही किया, डिसीज़ को रोका जाए और हेल्थ को सही किया जाए। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, लास्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सेस इन रिहैबिलिटेशन हेल्थ केयर इन इंडिया? रिहैबिलिटेशन में नर्सेस का क्या रोल है? टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस और इंजरी। सेकेंड ऑप्शन, टू असिस्ट पेशेंट इन रीगेनिंग देयर फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़, मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज़ को रीगेन करने में। टू एजुकेट पेशेंट एंड देयर फैमिलीज अबाउट द रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी, पेशेंट और फैमिली को एजुकेट करना रिहैबिलिटेशन और रिकवरी के बारे में। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इसमें सारी चीज़ें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन सर्जिकल हेल्थ केयर इंडिया? सर्जरीज में सर्जिकल प्रोसेस में नर्सेस का क्या रोल है? फर्स्ट ऑप्शन, टू प्रोवाइड प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल
पेशेंट जब सर्जरी से पहले जाता है उसको प्री ऑपरेटिव बोलते हैं, उसके बाद की कंडीशन को पोस्ट ऑपरेटिव बोलते हैं। तो दोनों में केयर करना फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, टू असिस्ट सर्जन ड्यूरिंग प्रोसीजर, सर्जरी के टाइम पे असिस्ट करना। थर्ड ऑप्शन, टू मैनेज सर्जिकल इक्विपमेंट एंड मेडिकेशन, सर्जिकल इक्विपमेंट और मेडिकेशन को मैनेज करना। तो इसमें तीनों काम करती हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द रोल ऑफ नर्सेस इन इन्फेक्शन कंट्रोल इन इंडिया? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। व्हाट इज द रोल ऑफ नर्सेस इन इन्फेक्शन कंट्रोल इन इंडिया? इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए नर्सेस कौन सा काम करती हैं? पहला, प्रिवेंट करती हैं स्प्रेड ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, मतलब हॉस्पिटल में इन्फेक्शन फैलने से रोकती हैं। सेकंड, मॉनिटर एंड मैनेज इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर, मॉनिटर करती हैं और मैनेज करती हैं वो मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स कैसे रोका जाए। टू एजुकेट हेल्थ केयर वर्कर अबाउट द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, और हेल्थ केयर वर्कर जो और होते हैं उनको एजुकेट करती हैं कैसे इन्फेक्शन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके रोका जाए। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स? प्राइमरी ड्यूटी क्या है प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स की? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड डायरेक्ट पेशेंट केयर, थर्ड मैनेजमेंट, डी रिसर्च। तो इसमें प्राइमरी ड्यूटी है डायरेक्ट पेशेंट केयर। आज हमने देखे नर्सिंग एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन। इसमें जो कई सारे ऑप्शन है उसमें ऑल ऑफ द अबव वाला सही है, लेकिन वो ऑप्शन हमने बता ही दिया है ऐसे क्वेश्चन क्यों रखे गए हैं जिससे आपका 3 क्वेश्चन हो सके। ये जो एक क्वेश्चन थे ये 3 क्वेश्चन की तरह बन सकते हैं, इसलिए रखा गया। थैंक यू एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is non-communicable disease that affect cardiovascular system? ऐसी कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो अफेक्ट करती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की? तो ये क्वेश्चन करने से पहले हमको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में जानना होगा। कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होती हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैल सकें, नॉन कम्युनिकेबल जो एक आदमी से दूसरे आदमी में ना जाए। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी डिसीज़ है जो नॉन कम्युनिकेबल है, जो शेयर नहीं हो सकती एक आदमी से दूसरे आदमी में। फर्स्ट आंसर मलेरिया, सेकंड हाइपरटेंशन, थर्ड ट्यूबरकुलोसिस, फोर्थ कॉलरा। इसका सही आंसर है सेकंड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is communicable disease that affect the digestive system? कौन सी ऐसी communicable disease है जो अफेक्ट करती है डाइजेशन को, डाइजेस्टिव सिस्टम को? फर्स्ट मलेरिया, सेकंड ट्यूबरकुलोसिस, थर्ड कॉलरा, डी ऑप्शन कॉन्स डिसीज। तो इसका सही आंसर होगा सी कॉलरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is non-communicable disease that affect the respiratory system? कौन सी ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जो रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है? फर्स्ट मलेरिया, सेकंड निमोनिया, थर्ड ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा। तो इसमें निमोनिया और अस्थमा दो है जो रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। तो इसमें निमोनिया जो वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन अस्थमा जो होता है वो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल होता है, तो वो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिसीज दैट अफेक्ट द स्किन? ऐसी कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज है जो स्किन को अफेक्ट करती है? फर्स्ट मलेरिया, सेकंड कॉलरा, थर्ड ट्यूबरकुलोसिस, फोर्थ एथलीट फूट। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर होगा लास्ट एथलीट फूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिसीज दैट अफेक्ट इम्यून सिस्टम? ऐसी कौन सी डिसीज कम्युनिकेबल है जो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है? तो कम्युनिकेबल होती है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में चली जाए। फर्स्ट मलेरिया, सेकंड ट्यूबरकुलोसिस, फोर्थ थर्ड हेपेटाइटिस, फोर्थ HIV एंड एड्स। तो इसमें कम्युनिकेबल तो सारी हैं, लेकिन HIV एड्स होता है वो मेनली इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज डेट अफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम? नॉन कम्युनिकेबल कौन सी डिसीज है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है? फर्स्ट मलेरिया,
जो कम्युनिकेबल है डिसेंट्री कम्युनिकेबल है, ट्यूबरक्लोसिस डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, ये भी कम्युनिकेबल है, और डी अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इसका सही आंसर होगा लास्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस। ट्यूबरक्लोसिस मेनली लोगों को लगता है पल्मोनरी रिलेटेड बीमारी, लेकिन ये हर जगह बहुत जगह बॉडी में पाई जाती है, ब्रेन में, डाइजेस्टिव सिस्टम्स में, बोन में और लंग्स में तो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज डेट अफेक्ट इम्यून सिस्टम। ऐसी कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है? तो HIV एड्स था, वो कम्युनिकेबल था। ट्यूबरक्लोसिस नहीं बीमारी है इम्यून सिस्टम की। ल्यूपस, मलेरिया। तो इसका सही आंसर होगा ल्यूपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज डेट अफेक्ट द एंडोक्राइन सिस्टम। ऐसी कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जो एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करती है? फर्स्ट डायबिटीज, सेकंड मलेरिया, थर्ड ट्यूबरक्लोसिस, फोर्थ कॉलरा। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज डेट अफेक्ट द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को करती है। फर्स्ट मलेरिया, सेकंड ऑस्टियोपोरोसिस, सेकंड ट्यूबरक्लोसिस और फोर्थ कॉलरा। तो इसमें बोन से रिलेटेड फर्स्ट सेकंड ऑप्शन ही है ऑस्टियोपोरोसिस, और वो मेनली इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स की वजह से होता है, या मतलब मिनरलाइजेशन, बोन हमारी पोरस हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा बी। आर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर कम्युनिकेबल डिसीज। इसमें कौन सा रिस्क फैक्टर है कम्युनिकेबल डिसीज़ का? रिस्क फैक्टर मतलब जो मतलब बीमारी जिनको हो सकती है जिस वजह से। फर्स्ट लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सेकंड पुअर हाइजीन, थर्ड हाई इंटेक ऑफ सेचुरेटेड फैट, फोर्थ लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट। तो पुअर हाइजीन होने की वजह से कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड हो सकती है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक कम्युनिकेबल डिसीज। पैरासिटिक कम्युनिकेबल डिसीज़ का एग्जांपल कौन है? फर्स्ट मलेरिया, सेकंड कॉलरा, थर्ड इन्फ्लुएंजा, फोर्थ ट्यूबरक्लोसिस। तो मलेरिया जो होता है वो पैरासाइट्स की वजह से होता है, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। सेकंड जो कॉलरा होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोई बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल कम्युनिकेबल डिसीज। इसमें से वायरल कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है? तो अभी जैसे बताया पहले वाले क्वेश्चन में इन्फ्लुएंजा, इसका सही आंसर है इन्फ्लुएंजा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न कम्युनिकेबल डिसीज। वाटर बॉर्न कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है इसमें से? मलेरिया, कॉलरा, HIV, ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका सही आंसर है सेकेंड कॉलरा। मलेरिया तो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम की वजह से होती है, वेक्टर बॉर्न है। HIV एड्स वायरस से होती है और ये भी वेक्टर बॉर्न ही मतलब फ्लूइड से फैलती है। ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरकुलाई से फैलती है, सेकंड ऑप्शन होगा इसलिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड बॉर्न कम्युनिकेबल डिसीज। कौन सी इसमें फूड बॉर्न डिसीज नहीं है? फर्स्ट हेपेटाइटिस है, सेकंड टाइफाइड भी है, कॉलरा भी है, लास्ट ऑप्शन इसका सही होगा डी ट्यूबरक्लोसिस नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइफ स्टाइल रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इसमें लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कौन सी बीमारी है? कैंसर नहीं है, सेकंड ऑप्शन मलेरिया भी लाइफ स्टाइल से नहीं है, फोर्थ ऑप्शन अस्थमा भी नहीं है, लास्ट ऑप्शन डायबिटीज है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरोलॉजिकल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कौन सी इसमें से न्यूरोलॉजिकल नहीं है और नॉन कम्युनिकेबल नहीं है? फर्स्ट अल्जाइमर, सेकंड पार्किंसंस, थर्ड एपिलेप्सी और डी ऑप्शन कैंसर। तो इसमें कैंसर ना न्यूरोलॉजिकल है ना कम्युनिकेबल है, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ना जेनेटिक है ना नॉन कम्युनिकेबल है। फर्स्ट हीमोफीलिया जेनेटिक है, सेकंड सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक है, थर्ड ऑप्शन अस्थमा ना जेनेटिक है ना नॉन कम्युनिकेबल है, और लास्ट ऑप्शन वो भी कम्युनिकेबल। तो इसका सही आंसर होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिसीज। कौन सी इसमें से बैक्टीरियल है और कम्युनिकेबल डिसीज है। HIV वायरस से होती है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है और कम्युनिकेबल है मलेरिया प्लाज्मोडियम से होती है, हेपेटाइटिस वायरस से होती है। इसका सही आंसर है सेकंड, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिवेंटिव मेजर ऑफ फॉर कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज से बचने के लिए प्रिवेंशन किस चीज़ का कर सकते हैं। फर्स्ट वैक्सीनेशन, सेकंड कीमोथेरेपी, थर्ड सर्जरी, फोर्थ रेडिएशन थेरेपी। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, वैक्सीनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल डेट काज कम्युनिकेबल डिसीज इन ह्यूमन। कौन सी ऐसी बैक्टीरियल है जो कम्युनिकेबल डिसीज काज करती है ह्यूमंस में। फर्स्ट मलेरियल पैरासाइट, सेकंड सल्मोनेला, थर्ड लेशमेनिया, फोर्थ प्लाज्मोडियम। तो इसका सही आंसर होगा सल्मोनेला। सल्मोनेला जो है, सल्मोनेला टाइफाइड फीवर काज करती है। रिलेटेड स्पेशलाइजेशंस की बात करेंगे और इसमें हम स्टार्ट करते हैं बिना लेट के अपना पहला क्वेश्चंस। तो हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Which type of specialization would be most appropriate to see our skin condition। हमारी स्किन को कंडीशन को देखने के लिए कौन सी स्पेशलाइजेशन है। फर्स्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, सेकंड डर्मेटोलॉजिस्ट, थर्ड ऑन्कोलॉजिस्ट, फोर्थ रिमेटोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा वी, डर्मेटोलॉजिस्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of specialist treat disease of heart। हार्ट की डिसीज ट्रीट करने के लिए कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं। फर्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट, सेकंड डर्मेटोलॉजिस्ट, थर्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, फोर्थ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सी आवर प्रॉब्लम विद द आई। हमारी आँख की प्रॉब्लम को कौन से स्पेशलिस्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, सेकंड डर्मेटोलॉजिस्ट, थर्ड गायनोकोलॉजिस्ट, फोर्थ कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सी आवर प्रॉब्लम विद द ईयर, नोज एंड थ्रोट। हमारे नाक, कान और गले के लिए कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं। तो फर्स्ट ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट, सेकंड ऑप्शन डर्मेटोलॉजिस्ट, थर्ड ऑप्शन गायनेकोलॉजिस्ट, फोर्थ ऑप्शन कार्डियोलॉजिस्ट। तो आँख, कान, गले के लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट फोकस ऑन द ट्रीट ऑफ ह्यूमन हेल्थ इशू। वुमेन के हेल्थ इशू से कौन से स्पेशलिस्ट ट्रीट करते हैं। फर्स्ट गायनेकोलॉजिस्ट, सेकंड यूरोलॉजिस्ट, थर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट, फोर्थ ऑप्शन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, गायनेकोलॉजिस्ट। व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट फोकस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर के लिए कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं। फर्स्ट हेमाटोलॉजिस्ट, सेकंड नेफ्रोलॉजिस्ट, थर्ड ऑप्शन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, फोर्थ ऑप्शन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, हेमाटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट फोकस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट कंडीशन। यूरिनरी ट्रैक्ट और किडनी से रिलेटेड कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं। फर्स्ट यूरोलॉजिस्ट, सेकंड डर्मेटोलॉजिस्ट, थर्ड कार्डियोलॉजिस्ट, फोर्थ गायनेकोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, यूरोलॉजिस्ट। व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट फोकस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन। मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन के लिए कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं। तो मस्कुलोस्केलेटल में मसल्स और स्केलेटल सिस्टम दोनों आ गया, तो इसका मतलब हुआ बोन से रिलेटेड। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन ऑर्थोपेडिस्ट, सेकंड डर्मेटोलॉजिस्ट, फोर्थ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, ऑर्थोपेडिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सी फॉर अ प्रॉब्लम विथ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के लिए कौन से स्पेशलिस्ट होंगे। फर्स्ट वेस्कुलर सर्जन, सेकंड नेफ्रोलॉजिस्ट, थर्ड ऑप्शन डर्मेटोलॉजिस्ट, फोर्थ ऑप्शन कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा वेस्कुलर सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट फोकस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ लंग डिसऑर्डर। लंग डिसऑर्डर से रिलेटेड कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं। लंग्स को पल्मोनरी बोलते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा पल्मोनोलॉजिस्ट। सेकंड डर्मेटोलॉजिस्ट, थर्ड गायनेकोलॉजिस्ट, फोर्थ ऑन्कोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट।
व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सी फॉर अ प्रॉब्लम विथ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम के लिए कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट फोकस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कौन से स्पेशलिस्ट फोकस करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए? फर्स्ट ऑन्कोलॉजिस्ट, सेकंड नेफ्रोलॉजिस्ट, थर्ड कार्डियोलॉजिस्ट, फोर्थ पल्मोनोलॉजिस्ट। इसका सही आंसर होगा ऑन्कोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सी फॉर प्रॉब्लम विथ यूरिनरी ट्रैक्ट? यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, यूरोलॉजिस्ट। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ऐसे मिलता जुलता था वो। व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सी फॉर अ प्रॉब्लम विद द एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम के लिए कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं? फर्स्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, सेकंड रिमेटोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है, एंडोक्राइन सिस्टम से जितनी भी ग्लैंड है अगर उनके भी बारे में पूछा जाएगा तो सेम आंसर होगा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट फोकस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ किडनी डिसऑर्डर? किडनी डिसऑर्डर के लिए कौन से स्पेशलाइजेशन होता है? फर्स्ट नेफ्रोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। What type of specialist would be most appropriate to see for problem with the thyroid gland? थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कौन से स्पेशलाइजेशन है? तो थायराइड ग्लैंड जो हमारी होती है वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होती है, तो इसका सही आंसर ही एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होगा, जैसा अभी हमने कुछ इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट फोकस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ पीडियाट्रिक कंडीशन? पीडियाट्रिक मतलब बच्चों की कंडीशन से रिलेटेड कौन से होते हैं? फर्स्ट पीडियाट्रिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, पीडियाट्रिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सी फॉर प्रॉब्लम विद द लीवर? लीवर्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो हिपैटिक सेल होती हैं, और वो हिपैटिक लोब्यूल होता है, वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है और उसकी सेल्स को हिपैटिक सेल्स बोलते हैं। तो लंग्स मतलब लीवर से सारे रिलेटेड जो टर्म होते हैं वो हिपैटो ही होते हैं, तो इसका सही आंसर भी हिपैटोलॉजिस्ट होगा और फर्स्ट आंसर। What type of specialist focus on treatment of allergies? First allergies, immunologist, dermatologist, थर्ड गायनेकोलॉजिस्ट, फोर्थ कार्डियोलॉजिस्ट। तो सही आंसर होगा एलर्जिस्ट या इम्यूनोलॉजिस्ट। What type of specialist would be most appropriate to see for problem with the pancreas? पैनक्रियाज से रिलेटेड कौन होता है? तो पैनक्रियाज जैसे हमारा गैस्ट्रो सिस्टम का भी पार्ट होता है, क्योंकि उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो ये दोनों में आता है गैस्ट्रो इंटेरोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। और रिमेटोलॉजिस्ट वो होता है जैसे जो ऑटो इम्यून से डिसऑर्डर होते हैं उसको रिमेटोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल से रिलेटेड डिसऑर्डर, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, गैस्ट्रो इंटेरोलॉजिस्ट। आर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट फोकस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर? जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं? फर्स्ट जेनेटिसिस्ट, सेकंड डर्मेटोलॉजिस्ट, फोर्थ गायनेकोलॉजिस्ट और फोर्थ ऑप्शन कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, जेनेसिस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सी फॉर अ प्रॉब्लम विथ स्टमक? स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो हम कौन से स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे? फर्स्ट गैस्ट्रो इंटेरोलॉजिस्ट, सेकंड डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसका फर्स्ट होगा आंसर गैस्ट्रो इंटेरोलॉजिस्ट। कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर रिलेटेड है तो उसको हम इसी वाले स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन, ऑप्थेल्मो आँख के लिए, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के लिए। Our next question, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट फोकस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर? मेंटल डिसऑर्डर के लिए कौन से स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे? साइकेट्रिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट,
साइकेट्रिक। अगर कोई न्यूरॉन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, नर्वस सिस्टम थे, तो हम उसको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। तो हम अपना MCQs। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल प्रोफेशन। इस सिंबल से मेडिकल प्रोफेशन में क्या सिग्निफाई करता है? फर्स्ट स्नेक, सेकंड फ्लाइंग बर्ड, थर्ड कैडेसिस, फोर्थ ऑयल लैम्प। तो इसका सही आंसर होगा सी, कैडेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन में इस सिंबल से क्या समझते हैं? फर्स्ट सरपेंट, सेकंड स्नेक, थर्ड ऑप्शन रॉड ऑफ अल्पेसियस, फोर्थ ऑप्शन कैडेसिस। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल प्रोफेशन। फर्स्ट ऑप्शन स्नेक, सेकंड फ्लाइंग बर्ड, थर्ड ऑप्शन कैडेसिस, फोर्थ ऑप्शन ऑयल लैम्प। तो ये जो लैम्प की तरह दिख रहा है, ये ऑयल लैम्प है। नर्सिंग में इसका इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनको लेडी विथ लैम्प बोला जाता है, तो इसलिए ये पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल। ये सिंबल मेडिकल हॉस्पिटल में क्या सिग्निफाई करता है? एक आदमी बना, उसमें कुछ हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हेल्थ हैजार्ड, सेकंड एग्जॉस्ट, फोर्थ रेडिएशन और फोर्थ ऑप्शन बायो हैजार्ड। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट हेल्थ हैजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल। ये मेडिकल हॉस्पिटल में क्या दर्शाता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क जैसा लग रहा है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इरिटेंट, सेकंड एग्जॉस्ट, थर्ड ऑप्शन रेडिएशन, फोर्थ बायो हैजार्ड। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल। ये जो बना हुआ है इससे क्या समझते हैं? फर्स्ट इंजेक्शन, सेकंड ऑपरेशन थर्ड गैस अंडर प्रेशर, फोर्थ आई प्रोटेक्शन। तो ये जो सिंबल है ये गैस सिलेंडर जैसा है, गैस अंडर प्रेशर को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल। एक आदमी बना है, दो बोन क्रॉस। तो ये डेड को दिखाता है, एक्यूट या टॉक्सिक और फेटल को दिखाता है, फ्लेमेबल रीजन या कुकिंग जोन। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। एक्यूट टॉक्सिक होता है कुछ, या जहर वहर की मतलब किसी भी टॉक्सिक लिक्विड में देखा होगा, बना रहता है सब्सटेंस में, या कहीं भी वो देखा होगा। ये जानलेवा भी होता है, जगह पे बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल। ये फर्स्ट माइक्रोस्कोप, सेकंड पैथोलॉजी, थर्ड प्लांटिंग, डी वेस्ट डिस्पोजल। तो इसका सही आंसर होगा बी, पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल। टॉय जोन, नियोनेटल आईसीयू, पीडियाट्रिशियन, टेडी बियर। जो टेडी बियर सा बना हुआ है प्लस का सिंबल है, तो ये नियोनेटल आईसीयू को दिखाता है। क्वेश्चन आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाइंग मेडिकल हॉस्पिटल। मेडिकल हॉस्पिटल में इस सिंबल से क्या सिग्निफाई होता है? फर्स्ट नाइफ एंड फॉर्क, सेकंड ऑप्शन कैफेटेरिया, थर्ड लो टेम्परेचर, फोर्थ लेजर। तो इसका सही आंसर होगा बी, कैफेटेरिया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाइंग इन मेडिकल हॉस्पिटल। इसमें एक हाथ बना हुआ है, कुछ फैमिली बनी, तो केयरिंग जैसा लग रहा है, लेकिन फैमिली भी बनी हुई है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका फैमिली लाइजन, सेकंड केयर यूनिट, थर्ड स्टेशन वैक्सीनेशन यूनिट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, फैमिली लाइजन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाइंग इन मेडिकल हॉस्पिटल। फर्स्ट फैमिली लेजेंड, सेकंड केयर यूनिट, थर्ड स्टेशन, फोर्थ वेटिंग रूम। तो ये वेटिंग रूम को दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाइंग इन मेडिकल हॉस्पिटल। फर्स्ट एलिवेटर, सेकंड ब्लड बैंक, थर्ड वेटिंग रूम, फोर्थ ओपीडी। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट एलिवेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाइंग इन मेडिकल हॉस्पिटल।
फर्स्ट व्हीकल पार्किंग, एम्बुलेंस, रेड क्रॉस, इमरजेंसी। तो इसका सही आंसर होगा व्हीकल पार्किंग। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाइंग इन मेडिकल हॉस्पिटल? फर्स्ट ICU, सेकंड OPD, थर्ड इम्यूनाइजेशन सेंटर, फोर्थ इन्फेक्शियस डिसीज सेंटर। तो इसमें एक आदमी दूसरे आदमी को सुई लगा रहा है, तो ये इम्यूनाइजेशन सेंटर का है, शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाइंग इन मेडिकल हॉस्पिटल? OPD, ICU, IPD, कैफेटेरिया। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ICU। OPD में पेशेंट आके चले जाते हैं, IPD में एडमिट रहते हैं ऐसे ही, लेकिन मतलब इतना कुछ खास दिखता नहीं है। कैफेटेरिया में तो किचन वगैरह होगा, तो इससे कोई रिलेशन है नहीं। और ICU में हमेशा सब कुछ चलती रहती है, मॉनिटरिंग होती रहती है, जैसे इसमें स्क्रीन शो हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल? एक आदमी बना है, उसका कुछ बोन वगैरह दिख रही है। फर्स्ट ऑप्शन इसका ICU, सेकंड NICU, थर्ड रेडियोलॉजी, फोर्थ इंटरनल मेडिसिन। तो इसका सही आंसर होगा रेडियोलॉजी। बोन वगैरह दिख रही ना, तो इसमें एक्सरे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाइंग इन मेडिकल हॉस्पिटल? फर्स्ट ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, फिजिकल थेरेपी, रेस्ट रूम। तो इसका सही आंसर होगा फिजिकल थेरेपी। जैसे इसमें एक आदमी कुछ एक्सरसाइज वगैरह करा रहा है ना, तो फिजिकल थेरेपी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाइंग इन मेडिकल हॉस्पिटल? RX। फर्स्ट ऑप्शन आयुर्वेदा, सेकंड ट्रांजिशनल मेडिसिन, सी फार्मेसी, फोर्थ इंजेक्शन वायल। तो ये फार्मेसी को दिखाता है, ये दवाई के पर्चे पे देखा होगा RX लिखा हुआ। रिज्यूम टू ज्यूटर इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाइंग इन मेडिकल हॉस्पिटल? फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल रिकॉर्ड, स्टाफ रूम। तो इसमें देखिए कुछ नोट जैसा बना है ना, तो रिकॉर्ड या कुछ फाइल वगैरह रखी है, तो ये मेडिकल रिकॉर्ड है। इसका सही आंसर सी। ये हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ साइन और सैंपल से दिखा रहा है। ये मतलब कोई भी टॉक्सिक एरिया को दर्शाएगा। और इसमें एक मतलब दो बोन क्रॉस करके बनी हुई है और एक स्कल बना हुआ है। अब हम अपना दूसरा साइन देखते हैं। ये बायोलॉजिकल हजार्ड का साइन है। ये दो तरीके से मतलब कई सारे तरीके के होते हैं, कई सारे कलर में। तो इसमें क्या है, एक सर्कल बना हुआ है और 3 आर्क टाइप के उसके ऊपर बने हुए हैं। और ये 2-3 कलर का होता है, लेकिन तुम्हारा पेपर ब्लैक एंड वाइट में होगा, तो ये केवल एक ही पूछा जाएगा, बायोलॉजिकल हजार्ड। अगर ये साइन दिख रहा है तो बायोलॉजिकल हजार्ड का है। ये हाई वोल्टेज को दर्शाता है। ये अगर साइन अप एंड मतलब डाउन बना हुआ है तो ये हाई वोल्टेज का है। और ये अगर ऐसे किसी भी साइन में क्रॉस बना हुआ और ये ट्रेंगल बना हुआ है तो ये हार्मफुल इरिटेंट को दिखाता है। मतलब यहाँ किसी भी केमिकल पे अगर बना है तो वो इरिटेशन काज कर सकता है, या कहीं रूम में बना है तो वहाँ रेज वगैरह हैं जो इरिटेशन काज कर सकती हैं। नेक्स्ट साइन ये कोरेसिव का है। मतलब अगर ये फ्लूइड में किसी बना है तो ये कोरेसिव चीज़ को दिखा रहा है। अगर देखिए जैसे इसमें एक स्किन पे गिर रहा है और एक जगह इस पे गिर रहा है सरफेस पे, और वहाँ कोरेशन काज कर रहा है। ठीक, हमारा 7वां साइन है कार्सिनोजेनिक का। ये जैसे कार्सिनोजेनिक सी से होता है, ये इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सी बना हुआ उसके ऊपर 2 हाफ सर्कल बना हुआ है, तो ये कार्सिनोजेनिक का है। ये सारे साइन अपने दिमाग में बिठा के रखना है बस, तभी हम MCQs अपने सॉल्व कर पाएंगे। जैसे एक सरफेस है उसके ऊपर ये फ्लेम बना हुआ है, मतलब फ्लेम जैसा बना हुआ है वो बना के, तो ये ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल का। अगर यही फ्लेम केवल बना तो फ्लेमेबल मटेरियल के लिए है। और ये जैसे क्रायोजेनिक हैजार्ड लिखा हुआ है, तो क्रायोजेनिक हैजार्ड, क्रायोजेनिक वर्ड तुमने NCERT में देखा होगा, वहाँ प्रिजर्व करते हैं अगर सीमेन वगैरह उसमें -196 डिग्री पे, तो उसके लिए है ये। तो क्रायोजेनिक का मतलब ये जो जोन में अगर किसी बना है किसी एरिया में, तो ये वहाँ दिखा रहा है लो टेम्परेचर को। अब हम अपना 11वां साइन देखते हैं। अगर ये कहीं हाथ बना, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक दिखाया गया, तो इलेक्ट्रिक हैजार्ड को ये दिखा रहा है। और फिर नेक्स्ट साइन देखते हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। ये अगर कहीं बनी एक पॉइंट बनी उससे रेज निकल रही है, ये देख लो ध्यान से।
तो ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन को दिखा रहा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहाँ होंगी बट आयनाइजिंग नहीं होंगी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हैं कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट हमारा साइन ये रेडिएशन हैजार्ड का है। ये अगर कहीं भी बना हुआ है तो उस जोन में रेडिएशन है। ये हॉट सरफेस को दिखा रहा है, एक सरफेस बनी है उसके ऊपर स्टीम दिखाई दे रहा है, तो ये हॉट सरफेस को दिखा रहा है। नेक्स्ट, ये अगर जैसे कोई मटेरियल बना हुआ है और वो टूटता फूटता दिखाई दे रहा है तो ये एक्सप्लोसिव मटेरियल को दर्शा रहा है। नेक्स्ट साइन ग्लव्स, ये जैसे हाथ बना है और इसमें इसका मतलब ये दोनों हाथ बने हुए ना, तो ये कांग्रेस का निशान नहीं है, ये ग्लव्स है। ये अगर किसी भी जोन में बना है तो इसका मतलब होगा कि यहाँ ग्लव्स रिक्वायर्ड है, ग्लव्स की ज़रूरत है। और ये ग्लास वियर हैजार्ड है, जैसे कांच के इक्विपमेंट जैसे लग रहे हैं और टूटे हुए हैं, तो यहाँ ग्लास वियर हैजार्ड है, मतलब यहाँ कांच के टूटने से दिक्कत हो सकती है। ये लेज़र हैजार्ड का साइन है, मतलब यहाँ लेज़र लाइट होंगी जो इरिटेशन या कुछ काज कर सकती हैं। ये हमारा साइन है, इसमें तो यूवी बना ही है, तो यूवी रेडिएशन हैजार्ड का ये साइन है। सेफ्टी ग्लास रिक्वायर्ड, मतलब ये अगर साइन बना हुआ है और उस जोन में आप जा रहे हो तो वहाँ सेफ्टी ग्लास जो गॉगल्स होते हैं उसको लगाना ज़रूरी है। सेफ्टी शूज़ रिक्वायर्ड, जैसे सर्जरी में वहाँ शू कवर मिलता है या सर्जरी के खुद स्लीपर वगैरह होते हैं तो वहाँ वही रिक्वायर्ड होते हैं, वैसे ही ये सेफ्टी शूज़ रिक्वायर्ड है। अगर जैसे किसी जोन में जा रहे हैं वहाँ शूज़ की ज़रूरत है, सेफ्टी शूज़ के लिए है। लैब कोट रिक्वायर्ड, जैसे लैब में हम कोट लैब कोट बोलते थे ना स्कूल में, जो हमारा एप्रन होता है उसी तरह का होता था, तो यहाँ लैब कोट ज़रूरी है, ये दिखा रहा है। प्रोटेक्टिव क्लॉथ रिक्वायर्ड, जैसे कोविड में देखा है पीपीई रिक्वायर्ड थी, वैसे ही प्रोटेक्टिव क्लॉथ अगर रिक्वायर्ड है, जैसे अगर हम वो एक्सरे वगैरह करते हैं तो वहाँ भी लेड एप्रन पहनना पड़ता है, तो उसी तरह अगर प्रोटेक्टिव क्लॉथ रिक्वायर्ड है तो ये बना होगा साइन। हियरिंग प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, अगर किसी भी इरिटेशन की वजह से नॉइज़ हो रही है तो वहाँ हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए डिवाइस होती है वो लगाना ज़रूरी है, जैसे तुमने देखा होगा हेलीकॉप्टर में लगाए। फेस शील्ड, जैसे कोविड में लगाते थे फेस शील्ड रिक्वायर्ड होगी तो फेस शील्ड बना होगा। ये फेस मास्क का तो तुमने देख ही लिया इतना सारा कोविड में, ये फेस मास्क का साइन है। रिस्पायरेटर रिक्वायर्ड, अगर जैसे किसी भी जोन में जा रहे हो और वहाँ मतलब ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ रिस्पायरेटर की ज़रूरत होगी, तो ये मास्क बना उसके आगे ये डिवाइस सा बना है, रिस्पायरेटर है जो रिक्वायर्ड है वहाँ। हैंड सैनिटाइजेशन, हाथ बना है और पानी की बूंदे जैसे बना है तो वहाँ हाथ धुलना या हाथ सैनिटाइज करना ज़रूरी है, दिखा रहा है। शावर स्टेशन, अगर कहीं शावर का स्टेशन है तो ये ऊपर शावर बना है आदमी नीचे बना है तो शावर स्टेशन को दिखा रहा है ये। आई वॉश स्टेशन, अगर जैसे आईज ओपीडी में और आँख धुलने के लिए आँख बनी और ये स्प्रिंकल जैसा कर रहे हैं तो आईज वॉश के लिए दिखा रहे हैं साइन। हैंड वॉश स्टेशन, अगर मतलब जैसे हॉस्पिटल्स में हर वार्ड में हाथ धुलने की जगह बनाई गई होती है ना हैंड हाइजीन के लिए, तो वहाँ ये लगा होता है हैंड वॉश स्टेशन। एमरजेंसी मीटिंग स्टेशन, मतलब जैसे कहीं वार्ड में ये डॉक्टर की मीटिंग होती है, यहाँ बच्चे आते हैं तो उनकी भी मीटिंग कराई जाती है तो उस जगह पे ये लगाया जाता है, ये स्टाफ की मीटिंग है एमरजेंसी मीटिंग के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर का आप साइन पहचानते ही हैं, ये कहीं भी लगा होता है तो फायर एक्सटिंग्विशर को दिखा रहा है। फर्स्ट एड, जैसे आपने बस में देखा और ट्रेन में देखा हो फर्स्ट एड बॉक्स लगा होता है, फर्स्ट एड का ये साइन है। ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने का होता है, ग्लास बना है टैप बना है तो ये ड्रिंकिंग वाटर का साइन है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, जैसे आईसीयूज वगैरह होते हैं तो वहाँ जनरली कोई नहीं जा सकता तो वहाँ ये साइन लगा होता है कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, लिमिटेड लोग जा सकते हैं। इमरजेंसी बेल का है ये साइन। फायर हाउस, ये बना देखा होगा तुमने, अगर फायर हाउस है या फायर स्टेशन है वहाँ मतलब दीवार में साइन नहीं पूरा सेटअप बना देखा होगा, ऐसे उसमें पाइप वगैरह लपेट के रखते हैं फोल्ड करके। फायर होज दिखा रहा है। फायर ब्लैंकेट, अगर कहीं ब्लैंकेट रखा है आग बुझाने के लिए तो वहाँ ये साइन लगा होगा फायर ब्लैंकेट के लिए। अगर जैसे आईसीयूज या जनरली नर्सिंग में प्रोफेशन में बाल ओपन करके नहीं घूमना होता, हेयर कैप लगाना हो
तो ओपन हेयर नहीं अलाउड होता, वहाँ ये साइन लगाया हो जाता है। नो लाइट, अगर कहीं लाइट